Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, यानी कक्षा 10 विज्ञान के ऊपर। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग चैप्टर नंबर 2 समझ रहे हैं आपकी बुक का, जिसका की टाइटल है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। और उसमें हम लोग काफी कुछ कवर अप कर चुके हैं। हम अम्ल और क्षारकों की रासायनिक गुणधर्म को समझ चुके हैं। और राइट नाउ हम लोग चैप्टर के एक ऐसे पार्ट पर हैं जहां पर हमको बिल्कुल ही नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, किस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, आइए स्टूडेंट्स आज की क्लास में बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे और एक कॉपी पेन आपके हाथ में जरूर होगा। तो अपना ध्यान बनाए रखिए स्क्रीन पर, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, आई थिंक हम लोग कवर अप कर चुके थे कुछ पार्ट्स को, जिसमें कि हम ये समझ चुके थे किस प्रकार से अम्लों एवं क्षारकों के बीच में उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं वे भी लवण हैं। ठीक है, तो लवण बनने की काफी सारी अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी पिछली क्लास में ट्राई किए थे, पिछली क्लास में देखे थे, समझने की कोशिश करी थी। बच्चों, जो जो क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर के बीच में से बता रहा हूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उनको नोट डाउन रखिए, नोट देम डाउन इन योर पर्सनल नोटबुक। जो डायरी आपकी है, कॉपी आपकी है, उसमें आप उनको जरूर नोट डाउन रखिए। और जब हम लोग कुछ टाइम बाद प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले होंगे, जब हम कुछ टाइम बाद जो है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, आपकी जो चीजें आपको यहाँ बताई जा रही हैं उनको आप नोट डाउन रखिए। आप पिछले साल के पेपरों में आपको जरूर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जो चीजें यहाँ से बताई जा रही हैं बस उन पे ध्यान रखना है और काम हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है, पहले उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं कि हम लोग आज बात किस चीज की करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं अम्ल और क्षारकों की प्रबलता के बारे में। अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता। अब हमें यह पता है कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो कि जल में विलय होने पर H आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, या फिर इसे हमने हाइड्रोनियम आयन भी बोला था, याद है ना। और क्षारक वो पदार्थ होते हैं जो कि जल में घोले जाने पर OH- आयन देते हैं। लेकिन हम ये तो पता लगा सकते हैं, अगर अब हमारे पास 10 पदार्थ दिए होंगे और हम ये पता लगा सकते हैं कि उनमें से कितने अम्ल हैं और कितने क्षार हैं, इस आधार पर कि उनके जल में घुलने के बाद वो H आयन या OH आयन दे रहे हैं। लेकिन अम्ल में भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल। ऐसे ही क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक एवं दो दुर्बल क्षारक, है ना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो दुर्बल क्षारक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो कैसे पता लगेगा कि चलो एसिड का तो हमने पता लगा लिया कि ये पदार्थ अम्ल होगा या क्षार होगा, क्षारक होगा, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि ये पदार्थ जो है कितना प्रबल अम्ल है, ये ज्यादा प्रबल अम्ल है या फिर ये कम प्रबल। तो अब की बार हमको 10 पदार्थ दे रखे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ अम्ल अम्ल हमें दे रखा है। अब हमें ये नहीं पता लगाना अम्ल कौन सा क्षार कौन सा, हमें सिर्फ अम्ल अम्ल। तो हमें ये पता लगाना है अब की बार कि प्रबल अम्ल कौन सा होगा, दुर्बल अम्ल। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको एक नई चीज आज सीखनी है। और जब आप उसको सीखेंगे तो आप पता लगा पाएंगे बड़े इजीली कि अम्ल और क्षारकों में की प्रबलता को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था कि जब हम किसी पदार्थ को हम उसका विलयन बनाते थे, किसी पदार्थ का हम, जैसे सपोज अम्ल था तो उसमें हम जल मिलाते थे, तो वो क्या होता था, विलयन बनता था और उसका क्या हो जाता था, तनुकरण हो जाता था। तनुकरण का सीधा सीधा मतलब क्या है? तनुकरण का सीधा सीधा मतलब है H आयन या फिर OH- आयन। ठीक है, H आयन या OH- आयन की उपस्थिति की सांद्रता, कि जल में सांद्रता कितनी है उसके आधार पर। ठीक है, तो पदार्थ लिया हमने, उसको जल में घोला तो वो तनुकृत हो गया, तो उसके अंदर जो H आयन या OH आयन की सांद्रता था
थी वो प्रभावित हो गई, इसको हमने तनुकरण बोला। ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ देखिए कि एच आयन और ओ एच आयन की जो सांद्रता है वो डिसाइड करेगी, वही डिसाइड करेगी, इसकी जो सांद्रता है वही डिसाइड करेगी कि अम्ल कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है, विलयन कितना प्रबल है, जो क्षारक है वो कितना प्रबल है कितना दुर्बल है। समझ रहे हो? तो जल में उपस्थित हाइड्रोनियम आयन या फिर ओ एच माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ये डिसाइड करेगी कि वो अम्ल या क्षारक जो है वो कितना प्रबल या कितना दुर्बल है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए सूचकों का यूज करते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आपने पहले भी पढ़े थे। इंडिकेटर्स क्या थे? लिटमस पेपर इंडिकेटर था, है ना, हल्दी इंडिकेटर था, लाल पत्ता गोभी इंडिकेटर था, जो कि बता रहा था कि जो दिया गया पदार्थ है वो अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का। अब की बार हम फिर से एक इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे और इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, यानी सार्वत्रिक सूचक बोलते हैं। तो इस सार्वत्रिक सूचक के बारे में पहले तो लिखिए और फिर इसको समझते हैं कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा एक दो बातें लिखिए सार्वत्रिक सूचक के बारे में। सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। वो विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? हमको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसी है? रंग से पता लगाएंगे। ठीक है, तो हमने एक स्केल बनाया है, एक डिफरेंट टाइप का स्केल है, और इसी एक सार्वत्रिक सूचक के अंतर्गत एक स्केल आता है। तो वह स्केल कॉमा जिसकी सहायता से किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जा सके। वह स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जा सके पीएच स्केल कहलाता है। क्या स्केल है इसका नाम? पीएच स्केल। इसे हम कहते हैं पीएच स्केल। ओके, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जा सके, इसे हम पीएच स्केल कहते हैं। तो कैसा दिखता है पीएच स्केल? इसे नोट डाउन कीजिए आप, फिर उसके बाद पीएच स्केल पर आपको लेकर चलते हैं। नोट डाउन कीजिए बच्चों, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं इसके बाद। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। हाँ, ये पीएच स्केल दिखने में कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार के रंग आपको इसमें देखने को मिलेंगे, कुछ इस प्रकार के रंग आपको इसको पीएच स्केल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। पीएच स्केल एक बेसिकली एक ऐसा स्केल है जिसमें हम किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता रंगों से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? रंगों से लगाते हैं। तो एक ऐसा स्केल दिखता है जैसा आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है, कुछ इस प्रकार का स्केल ये होता है, इस प्रकार के रंग इसके ऊपर होते हैं। अब हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं किसी विलयन की, किसी विलयन में पीएच स्केल जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उससे पता लगाते हैं। तो जब उसको डिप किया जाता है तो उस पर एक रंग आ जाता है उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के कारण। देखो, सारे विलयनों में, अलग अलग विलयनों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अलग अलग होती है। इसको ऐसे समझिए, अलग अलग विलयनों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अलग अलग होती है। कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। यहां पर हम अम्लीय और क्षारकीय विलयनों के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता परिकलित करके विलयन की प्रकृति एवं प्रबलता बताता है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, ये पीएच स्केल आपको दिख रहा है, इसके ऊपर 14 जीरो से लेकर 14 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हमने किसी विलयन का रंग आया नीला, और इस प्रकार वाला नीला, इस प्रकार वाला नीला, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला नीला। तो ये कितने से कितने के बीच में है? ये है 7 से 14 के बीच में। तो हम इसे क्या कहेंगे? क्षारकीय विलयन कहेंगे, क्षारकीय विलयन या फिर एल्कलीन। कितना नंबर मिला इसे? इसे 11 नंबर मिला। सपोज किसी पदार्थ का रंग ये आता है ऐसा येलो, तो हम इसे कहेंगे, ये कितने से कितने के बीच में? 0 से 7 के बीच में, तो हम इसे कहेंगे अम्लीय यानी एसिडिक। और किसी का रंग ऐसा आता है बिल्कुल ग्रीन, 7, तो हम उसे कहेंगे उदासीन। आई बात समझ में? तो हमको जो है पीएच से क्या होता है, पीएच से हमें संख्याओं का, किसी विलयन के लिए एक संख्या मिलती है, और उस संख्या को हम उस पीएच स्केल के ऊपर पता लगाते हैं, और फिर ये बता देते हैं कि जो विलयन की प्रकृति है वो कितने अम्लीय है या फिर कितनी क्षारकीय है। ठीक है, तो इस चीज को लिख लेते हैं जो बात मैंने अभी आपको बताई। इस स्केल पर 0 से 14 तक संख्याएं लिखी होती हैं। लिखिए मेरे साथ, इस स्केल पर 0 से लेकर 14 तक संख्याएं लिखी होती हैं। फिर इसमें लिखेंगे 0 से 7 के लिए अम्लीय, 7 के लिए उदासीन, एवं 7 to 14 क्षारकीय या एल्कलीन। ठीक है, एसिडिक, न्यूट्रल एंड एल्कलीन।
ठीक हो गया। तो स्केल में 0 से लेकर 14 तक संख्याएं होती है। ये कौन सा स्केल है? पीएच स्केल है। ये कौन सा स्केल है? दिस इज पीएच स्केल। ठीक, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लिया होगा। अब अगर रंग इस तरफ का आता है, मतलब यहां से नीचे को आता है ऐसे में, तो अम्लों की प्रबलता बढ़ेगी। अम्ल के लिए जितनी छोटी संख्या आपको मिलेगी वो उतना अधिक प्रबल होगा। और अगर इधर से इधर को संख्याएं बढ़ती हैं तो क्षारक अधिक प्रबल होगा। मतलब क्षारकों के लिए बड़ी संख्या मिले तो वो प्रबल, और अम्लों के लिए छोटी संख्या मिले तो वो प्रबल। ठीक हो गया। तो आप इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अम्लीय विलयनों की प्रबलता 7 से 0 की तरफ बढ़ती है, उल्टी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। मतलब जो जितनी छोटी संख्या होगी उतना अधिक प्रबल होगा, जितनी छोटी संख्या होगी उतना अधिक प्रबल होगा। और क्षारकीय विलयनों की प्रबलता 7 से 14 की तरफ बढ़ती है। अब आपके पास एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर डेमो के लिए। सपोज मैंने पता लगाया कि किसी विलियन में, किसी विलियन, मैंने 5-6 विलियनों का पीएच टेस्ट करा और उसमें जो मुझे संख्याएं प्राप्त हुई वो कुछ इस प्रकार से थी। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से अम्लीय विलयन होंगे और कौन कौन से क्षारकीय। तो मैं बता सकता हूं कि जो 7 से कम है ये अम्लीय होगा यानी एसिडिक होगा, ये अम्लीय होगा यानी एसिडिक होगा, और ये अम्लीय होगा यानी एसिडिक होगा। क्षारकीय कौन कौन से होंगे? तो क्षारकीय के लिए मैं बता सकता हूं कि ये क्षारकीय होगा और ये क्षारकीय होगा, क्योंकि 7 से ऊपर की संख्या है। 7 से नीचे की संख्या अम्लीय, 7 से ऊपर की संख्या क्षारकीय। अब ये बताना है कि कौन सा प्रबल अम्ल होगा, कौन सा। तो सबसे छोटा नंबर किसको मिला है? ये 2। तो ये दो पीएच वाला सबसे प्रबल अम्ल होगा। और सबसे ज्यादा संख्या किसको मिली है? 13। 7 से बड़ी सबसे ज्यादा संख्या क्षार को, तो ये वाला प्रबल होगा क्षार। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम पता लगाते हैं कि कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है और कौन सा अम्ल दुर्बल। और इसके साथ ही हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्षारक अधिक प्रबल है और कौन सा क्षारक अधिक दुर्बल है। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ विलयनों के पीएच में यहाँ पर लिख रहा हूं, उनको आप नोट डाउन करेंगे, उनको आप याद रखेंगे। ठीक है, कुछ विलयनों के पीएच में यहाँ पर लिख रहा हूं, तो उनको आप नोट डाउन रखेंगे। चलिए, तो 1 बाय 1 नोट डाउन करते हैं। आप भी मेरे साथ नोट डाउन कीजिए। 1, जो ये 1 और 2 के बीच में लगभग यहाँ पर 1.2 कैसा होगा? ये कौन सा होगा पदार्थ? अम्लीय। ठीक है, इसे हम कहते हैं जठर रस। जठर रस आपने सुना होगा, ये हमारे शरीर में उपस्थित होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग बात भी आपको पता लगेगी जब आप पढ़ेंगे इसको अगले कुछ चैप्टर्स में। देन लगभग 2.2 के आसपास लेमन, उसका पीएच मिलेगा 2.2 पर। ठीक है, तो 7 से कम है, मतलब ये भी क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक 7 पर, 7, ठीक 7 पर हमको शुद्ध जल का पीएच मिल जाता है। इसका? शुद्ध जल का। ओके,
और 7 से थोड़ा सा ही ऊपर 7.4 पर थोड़ा सा ही ऊपर हमको रक्त यानी ब्लड का पीएच होता है। ठीक हो गया। इसके बाद 10 पर 10 पीएच किसका होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल लैंग्वेज में, बट कॉमन लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और लास्ट जो सबसे 14th वाला जो वैल्यू होती है वो हमको मिलती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ पदार्थ हैं, कुछ विलयन हैं, इनके पीएच यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ठीक है, और इनको आप याद रखेंगे। अभी मैं और भी विलयनों के पीएच आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इनको याद रखिए। और बहुत सारे जो नेचुरल एसिड्स और नेचुरल बेसिस हैं, सॉरी जो नेचुरल एसिड्स हैं हमारे खाने के, हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें उपस्थित जो प्राकृतिक अम्ल हैं उनके बारे में भी हम इसके बाद सीखने वाले हैं। तो पीएच स्केल में ये कुछ विलयन हैं जिनके कि आपको पीएच और नाम यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो 7 से कम जिनकी संख्याएं हैं, 7 से कम जो है वो अम्ल हैं, और 7 से अधिक जो है वो क्षारक है, और ठीक 7 है जो वो शुद्ध जल है। ठीक हो गया, डिस्टिल्ड वाटर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल यानी कुछ नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स हमको कहाँ मिलेंगे? प्रकृति के जो उत्पाद होते हैं उनमें। तो मोस्टली हमारे खाने में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें हमको ये प्राकृतिक अम्ल देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक सीरीज है, ये एक श्रेणी है आपके बुक में बनी हुई, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। और इसके थ्रू अब हम समझते हैं कि कुछ प्राकृतिक अम्ल जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो हम सिरका जो है, सिरका यानी विनेगर, सिरका यानी विनेगर खाने में काम आता है ये। और जो फास्ट फूड खाने के शौकीन जो बच्चे होंगे, ठीक है, वैसे तो फास्ट फूड आपको बहुत ज्यादा खाना नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि फास्ट फूड, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जो फास्ट फूड है वो स्टूडेंट के लिए, बेसिकली विद्यार्थियों के लिए, और ऐसे लोग जो कि जिनको कि अपना माइंड काफी कंसंट्रेट करना होता है उनके लिए ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो कभी कभार आप लोग जो है कभी कभार आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो फास्ट फूड है फॉर टेस्ट ओनली, बट इससे कंसंट्रेशन में काफी दिक्कत आती है। तो स्टूडेंट्स और ऐसे लोग जिनको कि कंसंट्रेट कर होकर के काम करना पड़ता है उनके लिए ये चीज नहीं बनी है, आप इसको अवॉइड कीजिए। हाँ, आप इसके अलावा जो नेचुरल फूड है, घर का जो खाना है, उसको अगर प्रेफर करेंगे तो वो आपके लिए कई गुना ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो सिरका जो है ये एक पदार्थ है जो कि आजकल फास्ट फूड में से काफी घरों में भी काफी यूज होता है। ठीक है, देन इसका जो नाम है, इस सिरके में उपस्थित जो अम्ल है उसका नाम है एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कौन सा अम्ल है? जो कि सिरके में उपस्थित होता है। ठीक है, और आप अपनी आगे आने वाली क्लासेस में, आई थिंक क्लास आगे आने वाले चैप्टर्स में ये है कार्बन वाला चैप्टर नंबर 4, उसमें आप इस एसिटिक अम्ल को और अच्छे तरीके से देखने को आपको मिलेगा, सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखिए एसिटिक अम्ल मतलब सिरका। नेक्स्ट है संतरा। संतरा यानी ऑरेंज, खट्टा होता है। जो भी खट्टे पदार्थ हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड आपको मिलेगा। कौन सा एसिड मिलेगा? सिट्रिक एसिड। जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे कि नींबू देखिए यहाँ पर, लेमन, लेमन के अंदर कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। ठीक हो गया। इसके अलावा इमली, इमली टर्मेंडम बोलते हैं इसे, और इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, लास्ट वन इज टमाटर, टोमेटो,
इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, खट्टा दूध यानी जिसे हम दही बोलते हैं, कर्ड, उसके अंदर कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है? देखो खट्टी होती है ना, मतलब अम्ल है, तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। एंड चींटी का डंक, आंट्स स्टिंग, आंट्स स्टिंग में आपको मिलता है मेथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे जो है ना हमारे साथ इंग्लिश वाले भी जुड़े हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में जिनकी पढ़ाई होती है, और उनके लिए हम यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ साथ में। ठीक है, नेटल स्टिंग, नेटल क्या होता है पहले तो मैं बता देता हूँ। नेटल स्टिंग जो है उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड। अब ये नेटल क्या होता है? नेटल आपने देखा होगा, जो कि पहाड़ में रहने वाले बच्चे हैं, इन्होंने एक नाम सुना है, कंडाली जिसको बोलते हैं, है ना? कंडाली का नाम कितने बच्चों ने सुना है? जरा हाथ खड़े करके बताओ। पहाड़ में एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है जिसको हम कंडाली कहते हैं, उस पे कांटे होते हैं छोटे छोटे, है ना? उसे हम नेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटल कहते हैं। तो जब ये कंडाली किसी पर लगती है, जब ये नेटल किसी पर लगता है, तो जिस पार्ट पर लगता है वहां पर जलन होने लगती है, ठीक है, और खुजली होने लगती है। क्या होती है? खुजली होती है और जलन होती है। तो इससे कौन सा अम्ल निकलता है? जब कंडाली लगती है तो इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? बाल होते हैं। क्या होते हैं? नेटल के छोटे छोटे बाल होते हैं। और इससे क्या होता है? इन बालों से के संपर्क में आने से उस पार्ट पर जलन और खुजली होने लगती है। तो कौन से अम्ल की वजह से होती है? मेथेनोइक अम्ल की वजह से। कौन से अम्ल की वजह से? मेथेनोइक अम्ल की वजह से। आप ध्यान दीजिए कि आप इससे सुरक्षा किस प्रकार से करते हैं। जब आपको ये जो कंडाली है ये आपको कहाँ मिलेगी? प्रकृति में मिलेगी। तो प्रकृति की वजह से क्या हुआ? आपको क्या हुआ? जलन और खुजली भी। लेकिन इसके पास में ही एक और पौधा होता है बच्चों, जिसे हम डॉग का पौधा बोलते हैं, DOC के, डॉग, डॉग का पौधा। तो इस पौधे की जो प्रकृति है वो क्षारिकीय होती है। क्या होती है? क्षारिकीय होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कंडाली का पौधा कैसा, ये इसकी प्रकृति कैसी हुई? अम्लीय। और जो हमारे पास उसके पास में ही कौन सा पौधा मिला? क्षारिकीय। तो हमको क्या है? प्रकृति ने व्यवस्था करी हुई है कि अगर कंडाली का डंक लग भी जाए तो हमको क्या करना है? तुरंत उस स्थान पर डॉग के पौधे को रगड़ देना है। ये पौधा कहाँ पर मिलेगा आपको? उसके पौधे, नेटल के पौधे के आसपास ही मिल जाएगा। तो जब आप इसको रगड़ेंगे तो कंडाली में क्या है? अम्ल है। नेटल का डंक, नेटल में क्या है? अम्ल है। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। और डॉग में क्या है? क्षारक है। जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो एक अभिक्रिया होती है जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो आपका अम्ल का प्रभाव है ये उदासीन हो जाता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है, और आपको क्या होता है? फिर खुजली समाप्त हो जाती है, जलन समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो जो नेटल का पौधा है बच्चों, इससे जो डंक लगता है उसमें कौन सा अम्ल रहता है? उसमें मेथेनोइक अम्ल रहता है। और उससे बचाव के लिए आप कौन से पौधे का इस्तेमाल करते हैं? डॉग के पौधे का। ये डॉग का पौधा आपको कहाँ मिलेगा? ये डॉग का पौधा को आपको, ये डॉग का पौधा आपको उसके बगल में ही मिलेगा। ठीक है, नेटल के पौधे के बगल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल इलाज है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसकी वजह से हम लोग अपना इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि अगर घर में मधुमक्खी काट ले, चींटी काट ले, तो उसके लिए क्या इलाज है? तो अभी मैंने बताया, जो मधुमक्खी का डंक है या चींटी का डंक है उसमें क्या उपस्थित है? उसमें अम्ल प्रेजेंट है। और अम्ल का प्रभाव समाप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? क्षारक चाहिए। तो क्षारक आपको कैसे मिलेगा? अम्ल है ना, जैसे आपको मधुमक्खी ने डंक मारा तो उसमें अम्ल है। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? उसका प्रभाव, जो मधुमक्खी के डंक या फिर चींटी के डंक से जो आपको जलन हो रही है, जो दर्द हो रहा है, उसके प्रभाव को समाप्त करना है। तो आप एक क्षारक लेकर के उस पर रगड़ दो। तो घर में जो इजीली मिलने वाला क्षारक, जो प्राकृतिक, ऐसा नहीं कि आप लेबोरेटरी से क्षारक यूज करेंगे, जो घर में इजीली मिलने वाला क्षारक है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वो हमारे घरों में उपस्थित होता है। बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? इसका प्रयोग आपने देखा होगा, घर में अगर मम्मी पकौड़ी बनाती है, ठीक है, खस्ते बनाती है, तो उसको फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो बेकिंग सोडा हमारे घर पर है। अगर मधुमक्खी या चींटी ने काटा तो हमारे शरीर में कौन सा अम्ल जाएगा?
हमारे शरीर में मेथेनोइक अम्ल जाएगा, मधुमक्खी चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल प्रेजेंट रहता है, मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट रहता है। तो उससे निजात पाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को लेंगे और जिस स्थान पर मधुमक्खी चींटी ने डंक मारा है उस पर थोड़ा सा रगड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल का प्रभाव यहाँ पर उदासीन हो जाएगा। आपको पता है ना, अम्ल और क्षारक मिलकर के क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, उनकी प्रकृति, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है दोनों का, एक दूसरे का। तो इस प्रकार से जो आपको जलन है, जो उसके प्रभाव है, उससे आपको थोड़ा राहत मिलने की यहाँ पर संभावना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बच्चों जो कि आपने पीएच स्केल के बारे में पढ़े। एक बार दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से अगर किसी का कोई डाउट है तो हैंड रेस करके पूछ ले, मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ आपके लिए एक बार। आज हमने जो जो चीजें पढ़ी, हमने, हमारा आज का टॉपिक जो था पढ़ने का वो ये था कि अम्ल और क्षारकों की प्रबलता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। उसमें हमने ये देखा था सार्वत्रिक सूचक के बारे में। सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं, सार्वत्रिक सूचन का हम प्रयोग करते हैं किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। ठीक है, अलग अलग रंग में अलग अलग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमको देखने को मिलती है। इस स्केल की सहायता से किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। ऐसे स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, पीएच स्केल कैसा दिखता है, पीएच स्केल कुछ इस प्रकार का दिखता है जिसमें अलग अलग रंग होते हैं और हर एक रंग के ऊपर एक संख्या निर्धारित की होती है। इस संख्या की मदद से हमें पता लगता है कि कौन सा पदार्थ किस प्रकृति का है, क्योंकि अगर संख्या जो है 0 से 7 के बीच में होगी तो वो अम्लीय पदार्थ होगा, 7 होगी तो वो उदासीन होगा, 7 से 14 के बीच में होगी तो वो क्षारकीय प्रकृति का होगा। पीएचआई स्केल क्या करता है, एच आयन सांद्रता परिकलित करके विलयन की प्रकृति एवं प्रबलता बताता है। अलग अलग विलयनों में एच आयन की सांद्रता अलग अलग होती है, इसीलिए अलग अलग विलयनों में अगर हम पीएच स्केल का प्रयोग करें तो अलग अलग संख्याएं हमको देखने को मिलेंगी। अब हमने यहाँ पर देखा था कुछ अम्ल जो हैं उनके पीएच मान देखे थे, जैसे जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। ठीक है, और अम्लीय विलयन 7 से 0 की तरफ प्रबलता बढ़ेगी, मतलब अम्लीय को जितना छोटा से छोटा नंबर मिलेगा उतना अधिक प्रबल होगा और क्षारक को जितना अधिक से अधिक नंबर मिलेगा वो उतना अधिक प्रबल होगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कुछ प्राकृतिक अम्ल यानी कुछ नेचुरल एसिड्स जो कि हमारे खाने पीने के सामान में या फिर हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, प्रकृति में हमको मूल रूप से वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रम में अब हम जो नेक्स्ट चीज समझने वाले हैं, इस पार्ट में, इस पूरी प्रोसेस में अब हम जो नेक्स्ट चीज समझने वाले हैं जिसके ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है वो ये है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब हम लोग जो समझेंगे नेक्स्ट क्लास में उसकी हेडिंग आप डाल दीजिए, हम लोग समझने वाले हैं दैनिक, अगली क्लास के लिए हेडिंग डाल दीजिए जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी कि पीएच इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में हम लोग पीएच को कहाँ कहाँ देखते हैं, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से हम पीएच को जो हमने अभी तक पढ़ा उसको हम दैनिक जीवन में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में एक पॉइंट आपको नोट करना है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कैसे पता लगेंगे आपको, तो प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, नोट डाउन कीजिए मेरे साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वे पदार्थ होंगे जो कि जब जल में इनको घोला जाएगा, जलीय विलयन में घोला जाएगा तो ये अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ओके, एंड इसके बाद अगर हम प्रबल क्षारक की बात करें, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात करें तो क्षारक क्या होंगे, क्षारक भी सेम होंगे लेकिन OH माइनस आयन, क्षारक में कौन सा आयन होता है, OH माइनस आयन। तो जो अधिक संख्या में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं वो प्रबल क्षारक होते हैं,
और जो कम मात्रा में इनको उत्पन्न करते हैं वो दुर्बल क्षारक होते हैं। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल में यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, आप प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक आप खुद से लिखना। ठीक है, वीक एसिड क्षारक में कौन सा आयन होता है? OH माइनस आयन होता है। ठीक, कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जो ज्यादा मात्रा में ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे जो पदार्थ, जो विलयन, उनको जो अम्ल, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहेंगे। और जो अम्ल कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे उनको हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज की क्लास पढ़कर? आपको क्या आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला? क्या आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी? आई होप कि आज की क्लास में आपने काफी सारी चीजें नई सीखी होंगी और आपको क्लास में इंटरेस्ट बना होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ अगली क्लास में भी आप लोग ज्वाइन करेंगे, अगली क्लास में भी आप लोग टाइम से आ जाएंगे और क्लास को इसी प्रकार से देखेंगे। अगली क्लास में भी हम लोग जो बातें यहाँ पर कर रहे हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ, ये सभी बोर्ड एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जब आप बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पर आपको इनसे संबंधित सवाल देखने को मिल जाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।